नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लंबी प्रतीक्षा। अमेरिका के पूर्वी तट से भिन्न पालो अल्टो दिसंबर के महीने में बहुत ही सुहावना रहता है। शीत का प्रकोप नहीं रहता। ऐसे ही दिसंबर मास के एक दिन कल्पना के घर में टेलीफोन की घंटी बजी तो उसने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे यह पता चला कि वह नासा के एक अधिकारी का फोन था तो क्षण भर में उसे पता चल गया कि उसकी लंबी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त हो गई है और उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुन लिया गया है। गंभीर रहने वाली कल्पना भावात्तेरिक में उछल पड़ी, जैसा कि बाद में उसने कॉलेज इंजीनियरिंग मैगजीन को दिए एक साक्षात्कार में बताया। अंततः जब नासा ने एक बहुत ही रोचक पंक्ति के साथ उसे संदेश दिया, हमें खुशी होगी यदि आप यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लेना चाहेगी। कौन इसके लिए मना करेगा? यह कहकर कि नहीं, मैं नहीं समझती। मुझे पता था कि वे बिल्कुल संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने उनसे व्यावहारिक रूप में कहना चाहा। ओह हाँ, किंतु मुझे याद है कि मैं यह सब एक क्षण के लिए भूल गई जब उसने यह समाचार फ्लाइंग क्लब में अपने मित्र मंडली को सुनाया तो उन्होंने इस अवसर पर एक पार्टी देने की मांग की। यथार्थ में कल्पना ने स्वीकार नहीं किया, जो उसकी विनयशीलता व शर्मीलेपन की चारित्रिक विशेषता थी। अपनी ऊर्जा को बाहर के बजाय सही आंतरिक दिशा में उपयोग करने में वह सक्षम हो गई थी। अब तक उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब जब अंतरिक्ष लोक में उसकी यात्रा का सपना साकार होने वाला था, उस यात्रा के बीच में ही उसे वह स्थान दिखाई देने लगा जहां उसे गौरव प्राप्त होने वाला था। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी। वास्तव में नासा की समस्या सुयोग्य, सुशिक्षित अभ्यर्थियों को ढूंढने की नहीं, बल्कि उनमें से अति सुयोग्य के चयन की थी। इस कार्य में सफलता के लिए पूर्ण निष्ठा व पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। अन्य बातों के अलावा उसमें शारीरिक क्षमता भी जरूरी होती है। नासा ने पिछली गर्मियों में कुल 2,962 आवेदकों में से चुने गए 122 आवेदकों को साक्षात्कार एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु बुलाया था। अंत में 6 असैनिक व सेना के 13 अधिकारियों का चयन किया गया। जैसा कि ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी सहारा। ह्यूस्टन में नासा मुख्यालय में एक स्मृति सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारे अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी कल्पना चावला से अधिक दूरी तक अंतरिक्ष यात्रा नहीं की। उसने भारत को एक छात्रा के रूप में छोड़ा था, किंतु वह अपनी जन्मभूमि को सैकड़ों मील की ऊंचाई से भी देखती रहेगी। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। चावला 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वालों 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। नासा के अंतरिक्ष सूत्रों के अनुसार चयन समिति बहुत ही कठोर थी, पूर्ण रूप से ठोक बजाकर ही अभ्यर्थियों का चुनाव करती थी, जो गंभीर, अनुदार और अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा रखने के साथ साथ जन सामान्य के बीच अपनी बात रखने की योग्यता रखते हों। जबकि अमेरिकी नागरिक के लिए यह जन सामान्य के बीच बोलना स्वाभाविक क्रिया है, किंतु यह भारतीयों के लिए सरल नहीं है। अनुदार या रूढ़िवादी होने के कारण वे सबके सामने खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। कल्पना भी भिन्न नहीं थी। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसके लिए यह सब करना बहुत कठिन था, किंतु उसके साथी बताते हैं कि किस तरह परिश्रम करके अपने साक्षात्कार सत्र तक आने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया और इस समस्या को भी हल कर लिया था। मज़े की बात तो यह है
कि कल्पना के अधिकांश मित्रों और जानने वालों को उसके अंतरिक्ष यात्री बनने की चाहत की बात तब पता चली जब FBI के गुप्तचर सुरक्षा कारणों में से प्रथम शिक्षण संस्थान अल्माटा में उसकी चारित्रिक विशेषता एवं उसके स्वभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट एवं सुदृढ़ थी। कोलोरेडो में उसकी साथी रही मिरियम ने स्वीकारा कि कल्पना ने अंतरिक्ष यात्री बनने की अपनी आकांक्षा कभी भी उजागर नहीं की। मुझे तब तक इस बात का पता नहीं चला जब तक FBI ने आकर मुझसे इस बारे में बात नहीं की। तब मुझे लगा कि उसका चयन ही JP व कल्पना के कैलिफोर्निया से जाने का मुख्य कारण था और फिर वे सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गए। टेक्सास उसके लिए नई जगह नहीं थी, किंतु ह्यूस्टन नासा केंद्र और साथ ही अंतरिक्ष अभियान के नियंत्रण कक्ष, जिसे अंतरिक्ष नगर कहा जाने लगा था, को धन्यवाद। यह एक चुनौती भरा माहौल था, विशेषकर उसके लिए जो भावी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित थे। नासा के कुछ वरिष्ठ लोग कहते हैं कि सन 1980 में ही अंतरिक्ष यात्रियों में पुरुष वर्ग की एकल भागीदारी समाप्त हुई और यहाँ की गतिविधियाँ पुराने छात्रों के द्वारा चुने जाने वाले ही संचालित किया करते थे। और इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इनमें से अधिकांश सैनिक पृष्ठभूमि के ही लोग होते थे। कल्पना न केवल एक महिला थी बल्कि एक असैनिक भी थी, किंतु वह इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। दरअसल जब से उसने 1982 में भारत छोड़ा था, तब से उसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने तक के क्रियाकलापों को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसे अपने सपनों को साकार करने में कोई रुकावट आने की आशंका नहीं थी। शीघ्र ही वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। पहले वर्ष में भी सफल प्रत्याशियों को नासा के सभी केंद्रों से परिचित कराया जाता है। उसी दौरान उसे भूमि एवं सागर में स्वयं को जीवित रखने की कला भी सिखाई जाती है और हवाई जहाज चलाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें प्रारंभ में नकली शटल के माध्यम से यान की जानकारी देना, गतिशील यान के वातावरण का आभास करना तथा G-38 जेट तथा छाताधारी सैनिक के रूप में हवा में अभ्यास कराया जाता है। अंतरिक्ष यान के भारी बनावटी मॉडल में असली यान के सभी कल पुर्जों को नियंत्रण कक्ष में लगे स्विच बटन आदि समझकर अंतरिक्ष यात्री को भावी स्थिति से पूरी तरह अवगत कराया जाता है। आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान से बाहर कूदकर पानी व जंगल में आत्मरक्षा के लिए रक्षात्मक तरीका अपनाने की दिशा में जानकारी दी जाती है। इसी प्रक्रिया में पैराशूट में उपलब्ध वस्तुओं से तंबू बनाकर रहने आदि के बारे में प्रत्येक यात्री को बताया जाता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में जीवित रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में उतारा जाता है। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें अंतरिक्ष यात्री घोषित किया जाता है और नासा के कार्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में अंतरिक्ष यान में चालक दल के सदस्य के रूप में रहने की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। प्रशिक्षण से पूर्व ही कल्पना ने सभी अपेक्षित स्थितियों का मूल्यांकन कर लिया था। किसी भी विषय का ज्ञान अर्जित करने से अधिक महत्व एक वैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयोगों के प्रमाणित अभिलेखों का होता है। कल्पना ने अपने चयन के बाद नासा की न्यूज़ मैगजीन में लिखा था, यद्यपि मेरे पास अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की तकनीकी उपाधि नहीं थी, लेकिन नासा को तकनीकी समस्याओं को हल करने की योग्यता रखने वाले की तलाश थी। किसी समस्या को हल करने का तरीका ही महत्वपूर्ण होता है। अभियान की विशेषज्ञ चुनी जाने से कल्पना विज्ञान की विभिन्न शाखाओं भौतिकी, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, भूविज्ञान तथा खगोल भौतिकी के बहुआयामी विषय का प्रतिनिधित्व करती थी। अभियान विशेषज्ञ के रूप में विशिष्ट कार्यों में
उपग्रह को ठीक कर विभिन्न प्रयोग करना और उनका संचालन तथा अतिरिक्त बाह्य क्रियाकलापों से कार्य लेना होता है। प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात कल्पना को अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा कंप्यूटर शाखा में चालक दल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य सौंपे गए कार्य में यंत्र मानवीय परिस्थितियों में प्रदर्शन एवं अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष में कंप्यूटर संबंधी जागरूकता तथा हवाई जहाज संगठन प्रयोगशाला सम्मिलित थे। नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया था। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। अभियान दल का चुनाव हो जाने पर उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अंतरिक्ष सिमुलेटर के रखने के साथ साथ शारीरिक क्षमता की परीक्षा की जाती है। ऐसे ही एक क्रियाकलाप में उसके दल के अन्य सदस्यों को जीवन के प्रति कल्पना की उदार प्रवृत्ति का परिचय मिला। यह घटना घटी आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान, जब दल को पर्वतारोहण के समय बहुत भारी प्राण रक्षा पैक अपने साथ ले जाना पड़ा। जैसे जैसे वे चढ़ते गए और हवा का भार कम होता गया, एक एक कर सारे सदस्य अपना सामान छोड़ने लगे, जिससे वे हल्कापन महसूस करने लगे। लेकिन कल्पना, जो सबसे पीछे के दल में थी, दूसरों के द्वारा छोड़े गए सामान को उठाकर अपने साथ लेती गई। बहुत देर बाद दल के अन्य सदस्यों को कल्पना की इस सद्भावना का एहसास हुआ। बहुत अनुनय के बाद कल्पना चावला वह सामान छोड़ने को राजी हुई। जैसा कि अकूफ याद करते हुए बताते हैं, मैं नहीं समझता कि लोग समझे कि मैं किसी संत के विषय में कह रहा हूँ। यह एक शुद्ध आत्मा के दृष्टांत की बात है, बहुत ही उदार मना की, जो किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करती थी। अकूफ का यह कथन कल्पना के परोपकारी स्वभाव के गुण का ही दिग्दर्शन कराता है। यह संभवतः समय की पुकार है। सामान्य मानवीय गुण को हम धार्मिक या प्रामाणिक मानते हैं, पर कल्पना की विशेषता समझिए कि जीवन की अनेक कठिनताओं को झेलते हुए भी वह इन मानवीय गुणों को सहेज कर रखती थी। वह कई मायनों में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहती थी। यह उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण था, जो उसे सबसे अलग एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाए गए भिन्न भिन्न तरीकों में ही उसके विभिन्न दृष्टिकोण की झलक मिलती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जब उद्देश्य दृष्टि में रहा तो कल्पना ने अपने अगले कदम का सदैव ध्यान रखा। जीवन में अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अचूक तरीके से न केवल असफलता से बचा जा सकता है, अपितु जीवन के ध्येय के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही संदेश वह सीधे साधे ढंग से अपने मित्रों को देना चाहती थी। टैगोर बाल निकेतन के उसके सहपाठी सरीन याद करते हुए बताते हैं कि कैसे मैं अपने अवसाद के क्षणों में कल्पना से परामर्श करने गया था। एक अच्छे मित्र की भांति उसने मुझे सराहा तो दिया, साथ ही जीवन के हर पहलू का विस्तार से चर्चा की। उसने कहा कि यदि कोई केवल पहाड़ की चोटी की ओर ही देखता रहेगा तो भयभीत ही होगा और इसमें से बहुतों के लिए असंभव सा लगेगा। इसके बदले एक एक पग बढ़ाते रहने से ही चोटी पर चढ़ा जा सकता है। जब हम उसके जीवन की ओर मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि यही वह जीवन भर करती आई थी। उसने सफलता की सीढ़ी पार कर ली थी और अंतरिक्ष यात्री बनने का जीवन का ध्येय पूरा कर लिया था। इसके साथ ही साथ उसने अपना विनम्रता का स्वभाव नहीं छोड़ा। जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने में उसने कभी भी स्थिरता नहीं दिखाई। फलस्वरूप अंतरिक्ष यात्री चुने जाने पर जब उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाने लगे तो उसने चटुकारिता को सिर नहीं चढ़ने दिया। उसे तो कुछ करते रहने में ही आनंद मिलता था।
अपने अंतिम कुछ साक्षात्कारों में कल्पना ने बच्चों के लिए दर्शन प्रस्तुत किया। अपने उद्देश्य को समझने में पूरा समय लगाओ, स्वयं से पूछो और उसके संबंध में उनका उत्तर भी स्वयं ढूंढो तथा उसके प्रति सुनिश्चित व आश्वस्त हो जाओ। अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए यह सीमा निर्धारित करो। शीघ्रता या छोटा रास्ता सबसे अच्छा रास्ता होता है। यह जरूरी नहीं, इतना समझ लो कि पथ सुगम नहीं, बाधाएं लांघकर जाने में शक्ति व क्षमता बढ़ती है। भय के समान ही उस तक पहुंचने के मार्ग का ही अपना महत्व है। किन्हीं कारणों से कल्पना अपनी इस अभिलाषा से अत्यंत प्रभावित थी कि उसे प्रतिदान करना चाहिए। स्पष्ट है कि उसका जीवन उसके माता पिता, अध्यापक गण एवं मित्रों के प्रति अप्रतिम समर्पण भावना से अनुप्रेरित था। अनुमानतः इसने उसके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। यह वह समय नहीं था जिसे भौगोलिक स्थितियों से मिले ही अपनी जन्मभूमि से दूर देश की सीमाओं के बाहर होने पर भी कल्पना भूल जाती। अतः जैसा ही मौका मिला, कल्पना अपने अतीत की यादों में लौट आई, खो गई। उसे अपने विद्यालयों, कॉलेजों और सेंट जॉस के नृत्य शिक्षण विद्यालय की याद आई, जहाँ उसने भरतनाट्यम की शिक्षा ग्रहण की। कल्पना अपने साथ अंतरिक्ष यात्रा में कुछ स्मृति चिन्ह ले गई। वे सभी हस्ताक्षर कर संबंधित संस्थाओं को लौटा दिए। वे आज उन संस्थाओं के सभा कक्षों, गलियारों में शोभायमान हैं। कल्पना की याद में अतः यह समझाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है कि करनाल की इस बेटी के कितने प्रशंसक हैं। उसके इसी प्रकार के प्रतिदान की इच्छा का ही एक अंग है कि भारत से कुछ छात्रों को ग्रीष्म अवकाश में नासा जाने आने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस योजना का व्यू ह्यूस्टन के एक व्यापारी द्वारा वहन किया गया, जो अन्य देशों के छात्रों के इसी प्रकार के दौरे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया करता है। उसकी इच्छा थी कि भारतीय छात्रों को भी वह ऐसी सुविधा प्रदान करे और इसके लिए उसने कल्पना को संतुष्टि चाही। कल्पना ने तुरंत अपने विद्यालय टैगोर बाल निकेतन का सुझाव दिया। इसी कारण अनेक बच्चों को ह्यूस्टन जाने और भारत से भिन्न वातावरण में रहने समझने का अवसर मिला। उनमें से कुछ छात्र बड़े आत्मविश्वास से कल्पना दीदी के संदेश को याद करते हैं। ईमानदारी से अपना काम करते रहो और अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयास करो। सब कुछ प्राप्त करना संभव है। कुछ न कुछ देते रहने की परंपरा कल्पना को बहुत भाती थी। अपनी अंतिम अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पूर्व उसने दक्षिण अफ्रीका के एक विश्वविद्यालय में एक युवा छात्र की सहायता के लिए कुछ धन उपलब्ध कराया था। इसी परंपरा को जेपी उसकी याद में आगे जीवित रखना चाहता है। उसके नाम पर स्थापित किए गए मोटांसू फाउंडेशन द्वारा प्रतिभावान निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता की जाएगी। यह संस्थान नैसर्गिक पर्यावरण सुरक्षा हेतु घुमंतू पक्षियों के लिए भूमि खरीदने आदि कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराएगा। पक्षियों को चाव से देखने वाली कल्पना अपना काफ़ी समय दक्षिण टेक्सास की तट पर बने चिड़ियाघरों में गुजारती थी। कल्पना को संबंधों को निभाना बखूबी आता था। प्रतिक्षारत अंतरिक्ष यात्री के रूप में समय का अभाव कोई समस्या या अवरोधक नहीं था। कल्पना जैसी शर्मीली सीधी सादी लड़की के अंदर उसकी भावुकता को झांक सकना प्राय कठिन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। ऐसा ही एक पल था जब उसकी स्कूल कॉलेज की घनिष्ठ सहेली डेजी का दुखद निधन अक्टूबर 2001 में एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। कल्पना अधिक परेशान इसलिए भी हुई क्योंकि डेजी की मृत्यु से पूर्व काफ़ी समय से उससे उसका संपर्क टूट गया था। सरीन को भेजे गए ईमेल संदेश में उसने लिखा, मैंने अपने भारत भ्रमण के समय उसे अंतिम बार देखा था, किंतु इधर लंबे समय से
मैं जा न सकी थी। आज ही जब मैं अपने किए जाने वाले कार्यों की सूची देख रही थी तो उसमें डेजी व कुछ अन्य मित्रों से मिलना या पत्र लिखना अंकित था। मुझे 1 वर्ष पूर्व उसका पत्र मिला था और उसका उत्तर न दे पाने का दुखद मुझे जीवन भर सालता रहेगा। उस पत्र में उसने अपने बेटे द्वारा चित्रित अंतरिक्ष यान का एक रेखाचित्र भी भेजा था। अपनी वार्ता के क्षणों को याद करते हुए सरीन ने बताया, एक बात तय है कि कल्पना एक बहुत ही अच्छी मित्र थी। वह आत्म प्रशंसक बिल्कुल नहीं थी। मुझे याद है कि वह मेरी बेटी कैसी है और वह क्या करती है इसके बारे में ही बात किया करती थी। अपने विषय में कभी कुछ नहीं बोलती थी। इससे अन्य लोगों को सुविधा होती थी। उससे मित्र मंडली बहुत ही प्रिय थी। मुझे याद है कि डेजी के निधन पर वह बहुत दुखी हुई थी। यह उसकी विशेषता थी कि अपनी अनेक सफलताओं को प्राप्त करने के बाद और प्रगति पर अग्रसर होते हुए भी अपनी पुरानी सहेलियों को नहीं भूली थी। एक छोटे से कस्बे से विश्व के दूसरे छोर तक अपनी लंबी यात्रा के दिनों में लोगों की धारणाओं से अनुप्रेरित एवं प्राप्त अनुभव को याद करना भी बहुत सुखदायक होता है। कल्पना ने स्वयं स्वीकार किया कि परंपरागत यात्रा वर्णों से ही उसे अपनी यात्रा तय करने के लिए प्रेरणा मिली। सामान्य तौर पर अपने जीवन के विषय में मैं कह सकती हूँ कि नई नई खोज करने वालों से मैं बहुत प्रभावित थी। मुझे प्रेरणा मिलती थी। उसने जनवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व नासा को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, अपने जीवन में भिन्न भिन्न समय पर मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया है। हाल ही के वर्षों में मैंने 4-5 शाकल्टन पुस्तकें अपने अभियान के दौरान पढ़ी हैं। उन लोगों द्वारा कुछ बहुत ही उत्साहवर्धक कारनामे यथा पोल तक पहुंचने का साहसिक कार्य, जिसे भले ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से ही वापस मुड़ने का सुखद निर्णय लेना पड़ा। लेविस व क्लर्क द्वारा अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक की अनोखी व विस्मयकारी जल यात्रा महत्वपूर्ण रही। प्रेरणा एक स्रोत पैरी बैकस्टाफ थी जिसने अधेड़ अवस्था में हवाई जहाज उड़ाना सीखा, हवाई करतबों को करना भी और यूएस असीमित ओपन चैंपियनशिप में भाग ही नहीं लिया बल्कि लगातार 3 बार विजय भी प्राप्त की। उसने नासा से कहा था, वह महिला या पुरुष अभियान नहीं अपितु अनेक लोग यह बताने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने यह किया वह किया और वे किस प्रकार प्रेरित करते हैं। खोजी व्यक्ति पीटर मैथेसन की तरह उसने सारे विश्व का मंथन कर डाला। उसे जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के जीवन के विषय में तमाम जानकारी हासिल थी। उसने पैदल चलते हुए हिमालय पार किया, अफ्रीका पार किया। मैंने जब इन लोगों के विषय में कुछ पढ़ा तो एक चीज़ जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वह है उनका अथक प्रयास और अपनी इच्छा अनुसार अपने ध्येय की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील रहना। अपने चरित्र के अनुसार कल्पना ने इस प्रेरणादायक कहानियों से जो संदेश प्राप्त किया वह था अपने ध्येय के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना। जीवन भर इन पर विश्वास रखते हुए कल्पना अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी। श्रेष्ठ आधुनिक यात्रियों की भांति पहले तो नासा ने घोषित किया कि STS 87 को 9 अक्टूबर 1997 को छोड़ा जाएगा, किंतु यह यथासमय संभव न हुआ। फिर नासा ने उसे 6 सप्ताह के लिए स्थगित करा। अंततः 17 नवंबर को छोड़ा, लेकिन कल्पना के लिए वह महत्वपूर्ण घड़ी अंततः आ ही गई जिसका उसे वर्षों से इंतज़ार था। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।